शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। काफ़ी न्यूज़ में रहने वाला ये ज़िला है। कोल्लम ऐसा पहला ज़िला बन गया है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ये बन गया है। ठीक है, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं रहती है कि हमारे संविधान ने हमें कौन कौन सी आज़ादी दी है, कौन कौन से कानूनी हक हमको दिए हैं। इसी के चलते चलते वो कानूनी तौर पर किसी से लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। ठीक है, लोगों को ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि यदि हमें गवर्नमेंट की कोई स्कीम पसंद नहीं है, कोई कानून पसंद नहीं है, तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। ठीक है, और हम सरकार को बाध्य कर सकते हैं कि आप हमारे हिसाब से चलिए, आप हमारे हिसाब से नियम कानून बनाइए जो हमें पसंद है। तो साउथ की ये पहल है। पार्टिकुलरली यदि हम बात करें केरल की, केरल राज्य में एक पहल चलाई गई थी, एक मुहिम चलाई गई थी जिसके अंतर्गत अब हम जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, सयाने हो गए हैं, जिन्होंने पहले कभी संविधान के बारे में पढ़ा नहीं है, धंधा पानी से लग गए हैं, ऐसी कंडीशन रही थी बचपन से ही। तो वहाँ की सरकार चाहती है ऐसे लोगों को भी हम संविधान की जानकारी दें, कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी दें। इसके लिए उन्होंने कई सारे कैंपेन भी चलाए हैं। ठीक, जैसे कि ये जो सांता है, सांता नाम की लेडी से आप देख रहे हैं, दीवार में आप देखोगे ना तो यहाँ भले ही हमें फ़ोटो दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर दीवार में हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी लिखी हुई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आप सोचिए कि 63 साल की उम्र में इसको ये सारी चीज़ें हम दे रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में, प्रस्तावना में क्या चीज़ लिखाना हुआ है। तो ग्रामीण कुलाथू पूछा में उसके मामूली मामूली से 2 कमरे के घर है। यहाँ पर आपको प्रस्तावना देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ में भगवान की मूर्ति भी उसने वहाँ पर लगा के रख ली है। अब चूंकि हमारी आंखों के सामने ही सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो जाहिर सी बात है देख देख के अपने आप चीज़ें हमें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो यदि हम बात करें भगवतम पाठिका, ठीक है, वो क्या काम करती है? वो उन हजारों नए नए साक्षरों में से एक हो गई हैं जिन्होंने भारतीय संविधान के बारे में जानकारी हासिल करी है। जो कोल्लम पंचायत, जिला योजना समिति और केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया एक संविधान साक्षरता अभियान है। ठीक है, इसमें इसको किसने किसने लॉन्च किया था? इसमें जॉइंटली शामिल थे, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट पंचायत शामिल थी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी शामिल थी, इसके साथ साथ में केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें शामिल था। अब आगे बताया जाता है कि एज ए पार्ट ऑफ द एम्बिशियस कैंपेन। एम्बिशियस कैंपेन का मतलब होता है महत्वाकांक्षी कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है अभियान या फिर परियोजना। लगभग 16.3 लाख लोग इस जिले में एबव द एज ऑफ 10, जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, सारे के सारे लोगों को एजुकेट किया गया है ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्ट्रेनुअस मतलब एकदम कड़ी, एकदम सख्त प्रोसेस इन्वॉल्व 2200 ट्रेनर्स कॉल्ड सीनेटर्स। इसमें जो ट्रेनर्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिनके माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको सीनेटर्स कहा जाता है। तो ये जो 7 महीने का कैंपेन था, इस दौरान में सीनेटर्स लोगों ने विजिट किया था स्कूल, ऑफिस, ऑटो स्टैंड, ट्राइबल काउंसिल, ताकि अवेयरनेस को ये फैला सकें। कोल्लम विल बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला पिनरई विजयन ऑन सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल करके यह आती है कि कोल्लम ऐसा बन जाएगा ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, जिसको डिक्लेरेशन कौन करेंगे? यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जोशीमठ से रिलेटेड। कुछ यहाँ पर रिपोर्टें आई हैं
उसी के आधार पर ये न्यूज़ को तैयार किया गया, इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो जोशीमठ जिसकी लोकेशन है 6000 मीटर एबव सी लेवल, समुद्र के सतह से ही किसी भी जगह की हम हाइट को मेज़रमेंट करते हैं। समुद्र के सतह से इसकी हाइट है 6000 मीटर, ठीक है। 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर की हाइट है, आप सोच सकते हैं। ये पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ये और भी चीज़ को सह रहा है, वो है लगभग 400 कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट किए गए हैं, होटल से लेकर के दुकानें हैं, ऑफिस हैं, ऑफिसेस ऑफ द टूर एंड ट्रैकिंग ग्रुप्स। इसके साथ साथ में यहाँ पर हमें ह्यूज इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है आर्मी, इसके अलावा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के ऑफिस मिल जाएंगे, एनटीपीसी लिमिटेड एंड जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 20 साल में लगभग पिछले 2 दशक में, डिकेड का मतलब होता है दशक, और 2 दशक में हो जाते हैं लगभग 20 साल। तो वहीं यदि हम पिछले 20 साल का डेटा उठा करके देख लेना, तो एकदम इस प्रकार के जो कंस्ट्रक्शन का काम है यहाँ, मशरूम जैसे एकदम से उग जाती है ना, मशरूम एकदम घने घने, यहाँ भी उग गई वहाँ भी उग गई, मशरूम के तौर पर हम देख रहे हैं कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया है। ऐसा कहना है सती ऑफ द JBBS अर्जिंग दैट द करेंट सिचुएशन कुड हैव बीन अवर्टेड। अवर्टेड मतलब होता है टाला, टू पेड अटेंशन टू द वार्निंग। करंट की जो सिचुएशन है ना, गवर्नमेंट हमेशा से इसको टालते रही है। वी अलर्टेड द गवर्नमेंट व्हेन द राइनी डिजास्टर टुक प्लेस। हमने तो पहले ही गवर्नमेंट को वार्निंग दे दिया था जब इससे पहले एक और घटना घटित हुई थी। यदि हम बात कर लें इस जोशीमठ के डैमेज के मैग्नीट्यूड की, ठीक है, इसका मेजरमेंट यदि आप करोगे तो लगभग फैक्ट वाली बात ये है, 750 घर इन द टाउन हैव डेवलप्ड डीप क्रैक्स। 750 घर ऐसे हैं जहां पर हमें मेजर क्रैक देखने को मिल रहा है। 147 से भी ज़्यादा ऐसे हैं, देम आर टोटली अनफिट टू बी इनहेबिटेड। 13 जनवरी तक का ये डाटा, 147 उनमें से घर ऐसे हैं जहां पर आप रह ही नहीं सकते। इसके साथ साथ में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस रिव्यू कर रहा है स्टेटस ऑफ मोर देन हाफ द हाउसेस इन जोशीमठ। आधे से ज़्यादा घरों का वो रिव्यू करते जा रहा। रेसिडेंट्स से नॉट ए सिंगल हाउस इन दिस हिल टाउन इज़ विदाउट क्रैक। यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनका कहना है एक भी घर ऐसा नहीं बचा है जिस घर में क्रैक देखने को हमको नहीं मिला हो। हम देख रहे हैं यहाँ की जो रोडें हैं, यहाँ पर कईयों गुना डिजास्टर देखने को मिल रहा है फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक एज वेल एज नेचुरल कासेस। आफ्टर एवरी फ्यू हंड्रेड मीटर द मोटरेबल रोड इज क्रैक। हर 100 मीटर में आप जाओगे तो रास्ता में पता चलेगा वहाँ पर क्रैक पड़ गया है। इट सम पैचेस द क्रैक आर नॉट ए फुट वाइड। आप देखेंगे कि 1-1 फुट चौड़ा यहाँ पर हमको क्रैक देखने को मिल रहा है। देयर आर फ्रैक्चर्स ऑन ट्रैकिंग पैथ टू। ठीक है, पैदल चलने वाला जो ट्रैकिंग पैथ भी बनाया होगा वहाँ पर भी हमें आज के टाइम में चलना मुश्किल हो गया है। अब चूंकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या काम कर दी है, जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट चल रहा था ना उसके काम को हाल्ट कर दी है। एंड द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट ऑन 4 जनवरी को ही इसने क्या काम कर दी थी, रोक लगा दी थी। इसके अलावा कई जो बड़े बड़े जीसीबी हैं ना, कैन बी स्पॉटेड फार्दर अवे वर्किंग इन हिल्स ऑफ उत्तराखंड। इसके बाद भी आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जीसीबी भी जो है चलते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं उत्तराखंड में। कुछ प्लेसेस ऐसे हैं, ए पेच ऑफ रोड डिस्ट्रॉयड आफ्टर ए माइनर और मेजर लैंडस्लाइड इज बीइंग क्लियर्ड। इट्स सेवरल अदर लोकेशन द वाइडनिंग ऑफ रोड इज अंडरवे। कई जगह हम देख रहे हैं कि रोड को चौड़े करने का काम अभी भी जारी है। वहीं यदि हम बात कर लें प्रैक्टिकली प्रत्येक टाउनशिप में, एवरी टाउनशिप द साउंड ऑफ ड्रिलिंग मशीन एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट ब्रेक द काइट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट। हिमालय का ये एनवायरनमेंट कैसे करके टूट रहा है,
ड्रिलिंग मशीनें चलाई जा रही, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसी के चलते चलते हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा हिमालयन रीजन है धंसते जा रहा है, टूट टूट के अंदर धंसते जा रहा है। द क्रॉस रोड ऑफ प्लेस एंड टाइम। ठीक है, अब हम प्लेस और टाइम को लेकर के जो बात यहाँ लिखी उसको देखते हैं। जोशीमठ जो है प्रोमिनेंट माना जाता है हिमालयन पिलग्रिमेज मैप के हिसाब से एज द गेटवे टू बद्रीनाथ श्राइन। बद्रीनाथ यदि आपको जाना है तो आपको कहाँ होते हुए जाना पड़ेगा, जोशीमठ होना कर जाना पड़ेगा। द मोस्ट विजिटेड टेम्पल ऑफ द चार धाम यात्रा। ठीक है, चार धाम यात्रा का मोस्ट विजिटेड टेम्पल कौन सा है, बद्रीनाथ श्राइन है। इट इज़ द विंटर सीट ऑफ लॉर्ड बद्री वैन द मैन टेम्पल इज स्नो बाउंड। अब हमें पता है कि ठंडी के टाइम में ही यहाँ पर बर्फ की मूर्ति का निर्माण होता है। मठ जिसको मोनेस्ट्री कहते हैं, आदि शंकराचार्य, विच टू हैज़ विटनेस क्रैक ड्यू टू सब्सिडेंस। यहाँ जो शंकराचार्य का मठ बनाया गया है यहाँ पर भी हमें जो है क्रैक देखने को मिला है। द टाउन इज़ आल्सो द डोरवे टू द इम्पोर्टेंट सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब। यदि आपको हेमकुंड साहिब जाना है तो उसके लिए भी ये डोरवे का काम करता है। जोशीमठ इज़ वन द वे फॉर विजिटर टू वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। यदि आपको वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जाना है, उसकी घाटी देखने जाना है, तो भी आपको जोशीमठ होते हुए जाना पड़ेगा। एक अंदाज़ा ऐसा लगाया जा रहा है कि 50 लाख से भी ज़्यादा लोग ने विजिट किए थे जोशीमठ, किसके लिए, चार धाम यात्रा के लिए एंड लीज्यूर ट्रिप्स इन 2022। तो घूमने के लिए भी जाते हैं, कोई फूलों की घाटी देखने जा रहे हैं, कोई जा रहे हैं नेशनल पार्क देखने के लिए। आगे बात करी जाती है 2016 में क्या हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया था 9,474 करोड़ रुपया का चार धाम रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य था हमें इम्प्रूव करना है कनेक्टिविटी फॉर केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री टेम्पल इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोग इतने सारे आते जाते हैं तो हम एक काम करते हैं, जो रोड है उसको हम चौड़ी कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर करा था। ठीक है, टू एसेस एंड द चेक द एनवायरमेंटल डैमेज, क्या इससे किसी प्रकार का एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया था जिसके हेड थे एनवायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा। ठीक है, अब ये जो रवि चोपड़ा हैं, इनको पता चल गया था कि ये जो हिमालयन रीजन है यहाँ जो वाइडनिंग का काम किया जा रहा है इसमें कोई ना कोई पर्यावरण को, हिमालय को तो दिक्कत पहुँचने वाली है। ठीक है, मतलब हिमालयन की अपवित्रता कह करके इन्होंने क्या काम कर दिया था, रिजाइन दे दिया था जनवरी 2022 में। वार्निंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन उत्तराखंड हैव बीन इशूड पीरियडिकली फॉर मोर देन 5 डिकेड, ऑल इन वैन। बताया जा रहा है कि टाइम पीरियड में जो उत्तराखंड में टिकाऊ विकास के बारे में 5 दशकों से अधिक समय से समय पर जो चेतावनी जारी की जाती रहीं वो सारी की सारी व्यर्थ चली गईं। ऐसी जो पहली वार्निंग आई थी वो कब आई थी, 18 मेंबर कमेटी की, जिसको फॉर्मेशन किया गया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 1976 में। 6 साल के बाद जब जो है अलकनंदा फ्लड आया था 1970 में, उत्तराखंड वाज पार्ट ऑफ यूटी टिल 2000। तो उत्तराखंड क्या है, सन 2000 तक यूपी का पार्ट हुआ करता था। इसके लीडर कौन थे, गढ़वाल कमिश्नर एमसी मिश्रा। हिस रिपोर्ट मेंटेन दैट जोशीमठ वाज ए लैंडस्लाइड अफेक्टेड एरिया। उन्होंने क्या कहा था कि जोशीमठ एक भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है और इसलिए ये सिफारिश नहीं करी गई थी कि यहाँ एक बस्ती का निर्माण किया जाना चाहिए, उन्होंने मना कर दिया था। इट रिकमेंडेड दैट नो बोल्डर्स बी रिमूव्ड आइदर बाय डिगिंग और ब्लास्टिंग। उनका कहना था एक पत्थर भी आप खोदो मत और ना ही ब्लास्ट करो। प्लांटेशन बी डन ऑन हिल स्लोप्स एंड नो ट्रीज कट। एक भी पेड़ आपको नहीं काटना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री की जो स्लोप है, ढाल है, वहाँ पर प्लांटेशन का काम हमको करना चाहिए। एंड दैट देयर बी नो माइनिंग विथ इन ए रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के रेडियस के भीतर कोई खनन का काम नहीं होना चाहिए।
ये नोट किया गया कि खराब जल निकासी सुविधाओं के कारण भूस्खलन हुआ और सरकार को एक उचित जल निकासी और सीवेज प्रणाली की योजना बनानी चाहिए थी। तो पिछले 46 सालों में अभी तक देखा जाए ना तो इन्वायरमेंट से निपटने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। इसके बाद वाला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं डीप फेक से रिलेटेड। डीप फेक के अंतर्गत कुछ फर्जी टाइप की एडिटिंग की जाती है और उसमें हमें ये लगता है कि जो व्यक्ति है रियल में कुछ कह रहा है या फिर रियल में उससे चीज़ें करवाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति उस वीडियो में होता नहीं है। जैसे कि मार्च 2022 की एक घटना है, यहाँ पर देखिए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की का एक वीडियो सामने आया था जिसको पोस्ट किया गया था सोशल मीडिया में, जिसमें वो हमें दिखाई दे रहे हैं कि वो यूक्रेन के सोल्जर्स को कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हम सरेंडर कर देंगे रशियन फोर्सेस के सामने। एक्चुअली ऐसा नहीं था, वो डीप फेक के अंतर्गत उसमें एडिटिंग करी गई थी और ऐसा वीडियो बना दिया गया था। सिमिलरली इंडिया की यदि हम बात करें तो डीप फेक कुड बी यूज टू प्रोड्यूस इन्फ्लेमेटरी मटेरियल। हमारे देश में ज़्यादातर ऐसे ही भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं डीप फेक का प्रयोग करके, सच एज वीडियोस परपोर्टिंग टू शो द आर्म्ड फोर्सेस और द पुलिस कमिटिंग क्राइम्स इन एरियाज विच कन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है हमारे जो आर्म फोर्स हैं या फिर पुलिस हैं वो क्राइम कर रही हैं कॉन्फ्लिक्ट वाले एरियाज़ में। इस प्रकार के जो डीप फेक है ना, इनका यूज़ किया जा सकता है पॉपुलेशन को रेडिकलाइज करने में, ठीक है, रिक्रूटमेंट करने में, ये जो टेररिस्ट लोग हैं उनको, इसके अलावा वायलेंस को भड़काने के लिए। इसलिए डीप फेक के ऊपर कानून बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल बताए जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। इशूज़ विद डीप फेक्स, इसके अलावा अब हम यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमें अवेयर भी होना चाहिए सीरियस इशू डीप फेक के साथ में। डीप फेक वीडियोज़ कैन बी यूज टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपोगेंडा। अपनी अपनी बात मनवाने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए डीप फेक का यूज़ किया जा सकता है। दे सीरियसली कंप्रोमाइज द पब्लिक्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन। वो क्या काम कर देते हैं, वो सीरियसली तरीके से पब्लिक की जो एबिलिटी है वो अंतर ही नहीं समझ पाते हैं कि क्या फैक्ट है और क्या फिक्सन है, ठीक है, कथा कहानी के बीच में वो अंतर ही नहीं समझ पाते। सेकंड नंबर की बात यह है कि देयर हैज़ बीन ए हिस्ट्री ऑफ यूजिंग डीप फेक्स टू डेपिसिट समवन इन ए कंप्रोमाइजिंग एंड एम्ब्रेसिंग सिचुएशन। मतलब कि कुछ ऐसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि आप पूरी तरह से उसमें फंस जाते हैं। इंस्टांस की यदि हम बात कर लें एग्जाम्पल के तौर पर, देयर इज़ नो डर्थ ऑफ डीप फेक पोर्नोग्राफिक मटेरियल ऑफ सेलिब्रिटीज़। आप गूगल में सर्च करेंगे तो कितने सारी ऐसे वीडियोस और फोटो मिल जाएंगी जो एक्ट्रेस हैं फेमस, उनके वीडियो भी मिल जाएंगे और उनकी फ़ोटो भी मिल जाएंगे। नीचे का बॉडी किसी का है, ऊपर सिर किसी का लगा दिया जाता है पोर्नोग्राफिक मटेरियल के लिए। इस प्रकार के जो फ़ोटो हैं और जो वीडियो हैं डू नॉट ओनली अमाउंट टू एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी ऑफ द पीपुल। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारी कोई प्राइवेसी ही नहीं रही है, लेकिन इसके साथ साथ में हमें हरासमेंट भी देखने को मिलता है। तो जो टेक्नोलॉजी एडवांसेस है, मेकिंग सच वीडियोस विल कम मच ईजियर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, इस प्रकार के वीडियो को बनाना और भी ज़्यादा आसान हो गया। तीसरी नंबर की बात यह हो गई है कि ये जो डीप फेक है, फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसेंटली स्कैमर्स जो लोग हैं वो यूज़ कर रहे हैं एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर को टू ट्रिक द सीईओ ऑफ ए यूके एनर्जी कंपनी ओवर द फोन इनटू बिलीविंग ही वाज स्पीकिंग विथ हेड ऑफ जर्मन पेरेंट कंपनी। आज के टाइम में किस प्रकार से आप देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड भी होने लगा है, कि बड़ी बड़ी कंपनी के जो सीईओ होते हैं
एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो कह रहा है कि लाओ पैसा भेज दो, इधर से इसने पैसा भेज दिया। सीईओ ने ट्रांसफ़र कर दिया लगभग 2,20,000 यूरो टू वाट ही थॉट वाज ए सप्लायर, उसने सप्लायर समझ के पैसा भेज दिया था। द ऑडियो ऑफ द डीप फेक इफेक्टिवली मिमिक्ड द वॉइस ऑफ सीईओ's बॉस इंक्लूडिंग हिज जर्मन एसेंट। अब आप सोचिए कि इस प्रकार की भी घटनाएं डीप फेक के माध्यम से होने लगी हैं। नेबरहुड में किस प्रकार से टेंशन को क्रिएट किया जा सकता है यहाँ पर बताया जाता है। देयर आर 3 एरियाज वियर डीप फेक्स एंड अप बीइंग ए लीगल टूल इन द हैंड्स ऑफ इंडियाज नॉन फ्रेंडली नेबर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स टू क्रिएट टेंशन। डीप फेक का इस्तेमाल करके जो हमारे शत्रु देश हैं, ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर्स टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो डीप फेक वीडियोज़ हैं उनका यूज़ किया जा सकता है इलेक्शन में इन्फ्लुएंस जमाने के लिए। हाल ही में जो ताइवान की कैबिनेट थी उसने अप्रूव कर दिया है एक अमेंडमेंट इलेक्शन लॉ के अंतर्गत कि पनिश किया जाएगा शेयरिंग ऑफ डीप फेक वीडियोज़ और इमेजेस, जो भी लोग इसको शेयर करेंगे। तो ताइवान आज के टाइम में चाइना को लेकर के चिंतित है, क्योंकि चाइना हो सकता है कि डीप फेक का प्रयोग करके अपनी बात मनवा ले ताइवान से। तो यहाँ से हम भी सीख ले सकते हैं कि जिस प्रकार से चाइना डीप फेक का मिसयूज़ कर सकता है पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए इलेक्शन आउटकम्स को, ठीक है, मतलब कि ये जो कंसर्न्स है ना, इसी के चलते चलते नियम कानूनों ने ताइवान ने कुछ अमेंडमेंट किया है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये चीज़ हमारे देश में भी हो सकती है। हमारे यहाँ जो जनरल इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी ये बात शामिल हो सकती है। चाइना इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विच हैज़ इंट्रोड्यूस रेगुलेशन प्रोहिबिटिंग द यूज़ ऑफ डीप फेक डीम्ड हार्मफुल टू नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी। चाइना खुद में यदि देखा जाए ना, तो डीप फेक को कंट्रोल करने के लिए वो उन कुछ कंट्रीज़ में शामिल हो गया जिसने रेगुलेशन लेके आया था, ठीक है, कि डीप फेक का यूज़ जो है नहीं किया जाएगा नेशनल सिक्योरिटी में और इकोनॉमी में। ये जो रूल हैं वो अप्लाई होते हैं टू कंटेंट क्रिएटर्स हु एल्टर फेशियल और वॉइस डाटा एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 10 जनवरी 2023 से ये इफेक्ट में आ जाएगा। ऐसे लोग जो कि फेशियल या फिर वॉइस डाटा का यूज़ कर रहे हैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए, उनके ऊपर ये लागू होता है। अब ये जो डीप फेक के वीडियोस हैं इनका यूज़ किया जा सकता है एपोइनेज एक्टिविटीज़ के लिए। डॉक्टर्ड वीडियोस कैन बी यूज टू ब्लैकमेल गवर्नमेंट एंड डिफेंस ऑफिशियल इनटू डिविलिजिंग स्टेट सीक्रेट। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए, डिफेंस ऑफिशियल्स इनटू डिविलिजिंग स्टेट सीक्रेट। आप मजबूर कर सकते हैं डिफेंस के लीडर को, डिफेंस के पोस्ट में जो बड़ा से बड़ा व्यक्ति है, कि आप अपनी जो है सीक्रेट बातें बताइए करके। 2019 में क्या हुआ था, एसोसिएटेड प्रेस ने आइडेंटिफाई किया था लिंक्डइन प्रोफाइल को अंडर द नेम ऑफ केटी जॉन्स एज ए लाइकली फ्रंट फॉर एआई इनेबल्ड एप्सियोनोज। एप्सियोनोज मतलब जो होता है ना, गुप्त रूप से जो जानकारी देते हैं, उनको यहाँ पर कहा गया है। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। करेंटली यदि देखा जाए ना, तो बहुत कम ऐसे प्रोविज़न हैं इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत जो कि इस चीज़ से डील करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के माध्यम से, कि ये पोटेंशियल हैं कि ये डील कर सकते हैं मैलिशियस यूज़ ऑफ डीप फेक से। सेक्शन 500 की बात करें आईपीसी, ये प्रोवाइड करता है पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन, इसको बोलते हैं मानहानि, डिफेमेशन होने पर पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है सेक्शन 500 के अंतर्गत। तो आईपीसी की जो धारा 500 है मानहानि के लिए सज़ा का प्रावधान करती है। आईटी एक्ट की जो धारा 67 है और 67A है, स्पष्ट रूप से यौन रूप से सामग्री को दंडित करने का काम करती है।
तो ये जो सेक्शन 67 है और 67A है इंफॉर्मेशन टैक्स, ये पनिशमेंट करती है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल का इन एक्सप्लिसिट फॉर्म में। यह मतलब ये है आप ऐसे वीडियोस का इस्तेमाल जो है सेक्सुअली असाल्ट के लिए नहीं कर सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951, इसमें इंक्लूड है कुछ प्रोविज़न जो कि मना करते हैं क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। 1951 का जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है वो ये कहता है कि आप फॉल्स इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग एन इलेक्शन पीरियड से निपटने के लिए ये प्रावधान किया गया है। लेकिन यदि देखा जाए ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसने कुछ रूल को सेट कर दिया है जहां पर रिक्वायरमेंट है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो कैंडिडेट्स हैं टू गेट प्री अप्रूवल फॉर ऑल पार्टीज एडवर्टीजमेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर यदि आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं तो वो भी आपका ऐसा होना चाहिए कि उसमें मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दी जानी चाहिए, चाहे वो टीवी में दो, चाहे वो सोशल मीडिया के साथ साइट में दो आप। हेल्प इंश्योर देयर एक्यूरेसी एंड फेयरनेस, यहाँ से हेल्प मिलेगी एक्यूरेसी और फेयरनेस को। फिर भी कहा जाता है कि ये जो रूल्स हैं डू नॉट एड्रेस द पोटेंशियल डेंजर पोज्ड बाय द डीप फेक का जो खतरा है फिर भी इससे ख़त्म नहीं होने वाला है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं माइनर गर्ल्स की जो शादी हो जाती है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट टू चेक लीगैलिटी ऑफ पर्सनल लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर बात करी जा रही है जो पर्सनल लॉज को लेकर में के जो विषमताएं हैं, ठीक है, चाहे वो जन्म हो, मृत्यु हो, शादी हो, विवाह हो, चाहे वो उत्तराधिकार के नियम हो, ये सारी चीज़ें पर्सनल लॉ के अंतर्गत आ जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे के दिन डिसाइड किया है कि वह एग्जामिन करेगा क्या ये जो गर्ल्स हैं एज यंग एज 15 ईयर्स कैन इंटर इनटू वेडलॉक ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम और पर्सनल लॉ। वो ये डिसाइड करेगा कि क्या यदि किसी धर्म में पर्सनल लॉ चल रहा है उसके माध्यम से 15 साल की लड़की की शादी हो सकती है। इसकी जांच होने वाली है। एक बेंच है जिसके लीडर रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। इन्होंने इशू किया है फॉर्मल नोटिस ऑन द पिटीशन फाइल्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR की तरफ से एक याचिका दायर करी गई थी जो कि हाल का एक रिसेंट ऑर्डर आया था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का, दैट ए गर्ल ऑन अटेनिंग पॉवर्टी और एज ऑफ 15 and above could be married on the basis of Muslim personal law irrespective of the provision of protection of child from sexual offense। ठीक है, एक हाल ही में डिसीजन यहाँ पर यह आ रहा था हाई कोर्ट, दो जगह के हाई कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन आ रहा था कि क्या ये जो 15 साल की लड़की है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से क्या 15 साल की लड़की का विवाह हो सकता है। Supreme Court said the High Court order would not act as judicial precedent for other court। लेकिन आपने जो भी उदाहरण दिए हो, आपने जो भी डिसीजन लिए हो, ये अदर जो कोर्ट हैं उनके लिए ये मॉडल की तरह काम नहीं करेगी। इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। वही हमारे देश में यदि बात करी जाए तो कुछ कानून है जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 की बात करें तो ये कानून कह रहा है, ये विधेयक कह रहा है कि ये जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 इसमें संशोधन किया जाएगा। इसके माध्यम से जो मिनिमम एज है लड़की की 18 साल उसको बढ़ा करके 21 साल किया जाएगा। दिसंबर 2022 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा था कि आप रिस्पॉन्ड दीजिए। एक सेपरेट पिटीशन डाली गई थी NCW के द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा, टू मेक मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर मुस्लिम वुमेन ऑन ए पार विथ पर्सन बिलोंगिंग टू अदर फेथ। सेम टू सेम एज रखने की बात यहाँ